हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ मास्टर विद स्नेहिल। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना ग्रुप डी का सेट नंबर 2। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बता रहा है कि टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक यहाँ से आ रहा है ट्रेन और एक यहाँ से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड प्लस होने वाला है। द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज़ 490। और जब भी कोई दो ट्रेन आती है तो हम क्या करते हैं, हमारा डिस्टेंस जो होता है वो होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन, और स्पीड भी हमारा क्या हो जाता है, स्पीड भी हमारा सम हो जाता है, सम ऑफ स्पीड्स ऑफ ट्रेन। ठीक है, जो भी हो, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन में बता रहा है वो जो ट्रेन का लेंथ है उसको टी मान ले, और दूसरा ट्रेन का लेंथ क्या है 490। वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है जब हम दो स्पीड को प्लस करें, मतलब 100 प्लस 140 240, और ये क्या किलोमीटर पर आवर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मीटर पर सेकंड में ले जाना पड़ेगा 5/18, क्योंकि 490 मीटर है ये, और दूसरा क्या है 22 सेकंड। तो ये क्या कर देंगे 22। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 240 इंटू 5/18 इंटू 22, ये कितना 490 प्लस का टी। बस इसे सॉल्व करने से ही हमारा आंसर आ जाना चाहिए। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 6 3 = 18, 6 4 = 24, ये तो हो जाएगा 5 4 = 20। तो टी प्लस 490 इज इक्वल टू 4400/3। तो टी बराबर क्या हो जाएगा आपका 4400/3 माइनस का 490, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 4400 माइनस का आपका 1470/3, जो कि क्या आ रहा है आपका 2930/3। तो ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 976.67 है कैसा आंसर। हाँ, तो 976.67। ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, ये क्वेश्चन ही थोड़ा ऐसा है, कैलकुलेटिव है थोड़ा, बट ये डुएबल है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन पी इज़ गोइंग एट द स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पासेस ट्रेन क्यू, फिर आपका लेंथ प्लस ही होने वाला है, गोइंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन द पैरेलल ट्रैक्स। सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब अगर कभी भी सेम डायरेक्शन में जाता है तो क्या होता है, हमारा स्पीड हमेशा माइनस होता है, स्पीड माइनस होने वाला है इस बार। तो देख लीजिए कि जब एक ट्रेन जा रहा है, समझ लीजिए एक ट्रेन है, बताइए कंप्लीटली पासेस ट्रेन क्यू ऑफ लेंथ। तो एक ट्रेन समझ लीजिए पी है, और दूसरा क्यू का लेंथ क्या दिया 447, दूसरा क्यू का लेंथ क्या दिया 447। तो डिस्टेंस तो प्लस होता है, मतलब उसका लेंथ तो ट्रेन का प्लस होता है, वही हमारा टोटल डिस्टेंस होता है। तो जब ये प्लस करेंगे तो हमारा दोनों स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस होने वाला है इस बार 84, और इसका स्पीड कितना दिया 54, इसका दिया 84 माइनस 54, और इसको भी क्या करना पड़ेगा हमें 5/18, मतलब मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। और ये जो हमारा 4.5 मिनट है, इसको क्या करना पड़ेगा 4.5 इंटू में 60 करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड में बनाना है ना, हमें सेकंड में बनाना है। तो क्या हो जाएगा, ये जगह 270 सेकंड्स। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो कितना 9 2 = 18, 9 3 = 27, 2 से गया तो ये हो जाएगा 15, तो ये कितना जाएगा 75, और ये कितना जाएगा 30 इंटू 5 इंटू 15, और यहाँ पे आ जाएगा आपका P प्लस 447। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा P इज इक्वल टू 15 150, तो कितना 2250 माइनस 447। तो इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1803। तो ये तो क्या आ गया, एक ट्रेन का लेंथ आ गया। हाँ, एक ट्रेन का लेंथ आया ये। तो बोले हाउ मच टाइम इन सेकेंड्स विल पी टेक टू कम्प्लीटली क्रॉस द ट्रेन आर। एक और ट्रेन है जिसका लेंथ कितना है 287। तो जब इस ट्रेन को क्रॉस करेगा तो हमारा उसका जो ट्रेन का लेंथ है वो फिर इसमें प्लस होगा। तो इस बार ट्रेन का लेंथ क्या आ जाएगा 1803 प्लस का 287, ये क्या है 7 3 10, 8 1 9, 8 2 10, 2090, ये हो जा रहा है हमारा क्या न्यू ट्रेन का लेंथ। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2090, ये ट्रेन का लेंथ है, दोनों मिला के दोनों को प्लस करके
ये बराबर हो रहा है हमारा दोनों, जब ये प्लस होगा क्या 84 का स्पीड प्लस 87 का स्पीड, इसे फिर 5/18 करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में लाना है, बराबर में टाइम यही मांगा है मेरे से। तो 2090 बराबर क्या हो जाएगा 84 प्लस 87 दैट इज इक्वल टू 171 इंटू 5/18 इंटू टी। तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये किससे जा रहा है, ये तो हमारा जा रहा है 19/9 से 19/11 से, और 5 से जाएगा तो ये तो हो जाएगा 22, 9 से जाएगा तो 9 दूनी 18, तो टी का मान क्या आ रहा है मेरा 44 सेकेंड। ऐसे हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते थे, जब ये 22 आ रहा है तो 44 ही होगा, ये 11 का मल्टीपल होगा, मतलब ये देख सकते थे। जो भी है ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है, कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी आए हैं जो हमें आसानी से धीरे धीरे करनी है, और हमें इजी क्वेश्चंस को जल्दी करना है ताकि हम ये टफ क्वेश्चंस बना पाएँ। आइए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कोई बोल रहा है यहाँ बता रहा है कन्वेक्स पेंटागन। कन्वेक्स पेंटागन अगर हमें निकालना है, ये 0 0 सी, ये कोऑर्डिनेट में जब भी आपको किसी का एरिया निकालना दिया रहे ना, ये एरिया, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ये पार्ट होता है ए और ये पार्ट होता है बी, इसका भी ये पार्ट ए, इसका भी ये पार्ट बी। तो आप ए वाला पार्ट ना लिख लो पहले ऐसे करके, जैसे इसका पार्ट क्या है 0, इसका क्या है 6, इसका क्या है 8, इसका क्या है 4, इसका क्या है 0, और आप बी वाला पार्ट भी लिख लो। आप बी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पहले वाले का 0, दूसरे वाले का फिर 0, तीसरे वाले का 3, इस वाले का क्या है 7, और ये वाले का क्या है 4। ये वाला है बी वाला पार्ट, इसे बोलते हैं बी वाला पार्ट, 0 0 3 7 4, ये है बी वाला पार्ट। इसे सॉल्व कैसे करना पड़ता है मैं दिखा रहा हूँ। अब सबसे पहले क्रॉस इंटू करो, पहले ऐसे क्रॉस इंटू, फिर इसे क्रॉस इंटू, फिर इसे क्रॉस इंटू, ये करके इंटू करके लिखते हैं। 0 इंटू 0 क्या होता है 0, प्लस 6 इंटू 3 क्या होता है 18, 8 इंटू 7 क्या होता है 56, 4 इंटू 4 क्या होता है 16। तो ये क्या हो जाएगा 18 प्लस 56 प्लस 16, मतलब हमारा आ गया 90। अगर हम यहाँ से ऐसे इंटू करें तो क्या है 6 इंटू 0, 8 इंटू 0, 4 इंटू 3, 0 इंटू 7। तो पहले देखते हैं 6 इंटू 0 0, 8 इंटू 0 0, 4 इंटू 3 12, और 0 इंटू 7 0। तो ये क्या आ जाएगा 12, और इसे आप माइनस कर दो, जो भी आया है इसे माइनस कर दो, माइनस करने से क्या आ रहा है 78। तो हमारा एरिया जो है वो क्या हो जाएगा पता है, हमारा एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ये जो 78 आया, ये 78, तो क्या है ये 39 है हमारा आंसर। आइए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बता रहा है कि सोनिया गॉट मैरिड 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले वो शादी कर ली। मतलब हर प्रेजेंट एज इज़ 8/5 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। मतलब टाइम ऑफ बोला ना, ऑफ के बाद क्या आ रहा है ऑफ हर मैरिज, मैरिज के टाइम मतलब क्या थी वो 5x अगर थी, तो अब उसका एज कितना हो जा रहा है 8x। पहले अगर उसका एज 5x था, अब उसका एज क्या हो रहा है 8x। तो कितने का डिफरेंस आया, ये 3x का डिफरेंस आया, और ये 3x का मान ही क्या है 15 ईयर्स, क्योंकि 15 साल पहले वो शादी की थी। ये उसका एज है मैरिज वाला टाइम, और ये उसका एज है नाउ, अभी उसका एज है। तो अभी से लेके क्या बताया ना 15 साल पहले शादी की थी, तो ये क्या आ गया 3x का मान 15 ईयर्स। तो आपका x का मान क्या आ गया यहाँ पे 5। अगर x का मान ये 5 आ गया, x का मान कैसे है 3 इंटू 5, x का मान अगर 5 आया आपका, तो पूछ रहा है हर सिस्टर वॉज 8 ईयर्स यंगर देन हर एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। एक बात बता, अगर उसकी सिस्टर मैरिज के टाइम में उससे 8 साल छोटी होगी, तो अभी भी तो उससे 8 ही साल ना छोटी होगी, डिफरेंस तो कभी नहीं बदलता। तो आप खुद सोचो, अगर x का मान 5 है तो मैरिज के टाइम में कितना एज होगा उसका 25, 5 इंटू 5, और अभी उसका कितना एज होगा, ये 5 x का जगह बैठा तो क्या 40। तो अभी उसका एज कितना है 40, और उसकी बहन मैरिज के टाइम भी अगर उससे 8 साल छोटी होगी, तो आज भी उससे 8 ही साल छोटी होगी। तो 8 माइनस कर दो इससे, तो क्या हो जाएगा 32, ये हो गया। अभी उसकी बहन की एज क्या होगी 32। और दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन में बता रहा है कि 15 आइडेंटिकल एग्जाम फोल्डर्स है, ईच फोल्डर कंटेन 8 क्वेश्चन शीट। हर फोल्डर में क्या क्या है पहले ये बताओ, एक फोल्डर में आपका क्या क्या है। एक फोल्डर में मुझे दिख रहा है यहाँ पे 8 क्वेश्चन शीट्स हैं, 6 आंसर शीट्स हैं, और एक बुकलेट है।
ये बुकलेट का ही मुझे मान नहीं पता, ये कुछ नहीं दिया हुआ है, देखने में बस भयानक लग रहा है, कुछ नहीं है। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 27 - 3 जो कि होता है 24 बटे में 6 प्लस में 4, तो क्या 6 चौके 24, 4 + 4 16। तो बुकलेट कितना आ जाएगा आपका 16। तो आप खुद बताओ एक फ़ोल्डर में कितना माल है, एक फ़ोल्डर में आप बताओ कितना माल है। तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस सॉरी ये गलती कर दी मैंने यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 4 + 4 8। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे चीज़, यहाँ पे हो जाएगा 8। तो देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये पहले 8 क्वेश्चन पेपर, 6 आंसर शीट और 8 बुकलेट। 8 मैंने सॉल्व करके निकाला, तो क्या हो गया 8 + 8 16, 16 + 6 22, 22 आइटम्स है इसमें। अगर 22 आइटम्स है तो मुझे कैसा कैसा मतलब मुझे ऐसा 15 आइडेंटिकल फोल्डर चाहिए, मतलब एक नहीं, ऐसा 15 फोल्डर चाहिए मुझे। तो 15 फोल्डर, एक फोल्डर में अगर 22 है तो 15 फोल्डर में क्या हो जाएगा 22 × 15, 22 × 15 क्या होता है 330। ये हो जाएगा मेरा आंसर। अगर आपको ये सब क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर। जब डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल परपेंडिकुलर है, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज, द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 48। तो ये क्या हो जाता है हमारा क्वाड्रिलेटरल का हाफ इंटू d1 इंटू d2 इज इक्वल टू क्या 48। तो हाफ इंटू d1 कितना, एक डायगोनल दिया हुआ है, एक डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल, ये डायगोनल क्या 8, दूसरा डायगोनल तो हमें नहीं मालूम, तो ये क्या हो जा रहा है 48। तो क्या 2 4 = 8, 4 1 = 4, 4 2 = 8। तो d2 का मान क्या आ जा रहा है मेरा 12। तो ये हो गया हमारा आंसर। एरिया वही ना होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। दूसरा क्वेश्चन देखिए ये वाला, ये क्वेश्चन में बता रहा है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 148 एंड 57 सेंटीमीटर और 175। अच्छा, तो देखिए ये वही वाला क्वेश्चन है जिसे हमने लास्ट वाले जो लेक्चर में हमने सेट में किया था। एरिया बराबर एरिया करना है। एरिया बराबर एरिया कैसे करना है, मुझे इसका एरिया हीरोस फार्मूला से ही निकलेगा और कोई तरीका है नहीं। तो आइए से प्लस करते हैं। मुझे पहले क्या चाहिए सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मुझे चाहिए ना। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा 148 + 57 + 175। अगर आप इसे प्लस करो तो ये क्या आ रहा है 380। 380 बटे 2 करना है, हाफ करना है मुझे इसका, तो क्या आ जाएगा 190। ये आ गया मेरा सेमी पेरीमीटर। तो इसे हीरोस फार्मूला बैठाना, जो क्या होता है ये होता है एस। तो एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो एस मेरा क्या आ गया, एस मेरा आ गया 190 इंटू एस माइनस ए, क्या एस माइनस ए मेरा क्या हो जाएगा, एस माइनस ए हो गया मेरा कितना 42 आ रहा है ना 42। एस माइनस बी आ गया मेरा 133। एस माइनस सी कितना आ गया मेरा 15। तो इसे अगर तोड़े हम तो क्या हो जाएगा 19 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा आपका 7 इंटू में 6, ये हो जाएगा आपका 19 इंटू में 7 और ये कितना हो जाएगा 5 × 15। तोड़ दो, अब इसे एक एक करके निकालो इसे। जैसे मुझे दिख रहा है कि यहाँ 19 है, यहाँ भी 19 है, तो एक 19 यहाँ से बाहर आ गया। मुझे दिख रहा है कि ये 7 है और ये भी 7 है, तो यहाँ से एक 7 बाहर आ गया। ये क्या हो गया 6 पंजे 30, 30 इंटू 3 90, 90 इंटू 10 900, 900 का रूट क्या होता है 30। तो ये आ गया मेरा एरिया। तो ये जो मेरा एरिया आया ये बराबर होना चाहिए, इसका हाइट मांगा है ना, हाइट तो इसके ऊपर ही जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 19 इंटू 7 इंटू 20, ये एक एरिया इज इक्वल टू दूसरा एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस तो बता ही दिया 57 इंटू में हाइट, ये ऑल्टीट्यूड मांगा है ना। तो क्या हो जाएगा 19 × 57 और ये कितना हो जाएगा आपका 19, ये हो जाएगा 19 × 57 3। अच्छा ये 30 ना होगा, मैं गलती लिख रहा था, ये 30 होगा। तो 30 से गया ये 3 से गया कितना 10, तो कितना हो गया ये हाइट बराबर आ गया, ये 2 इससे जाके इंटू होगा तो 7 दूनी 14 और ये 10 140 आ रहा है मेरा हाइट। क्वेश्चन देखिए अच्छा था, ये कैलकुलेटिव्स है ये सब क्वेश्चन। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बता रहा है कि द नंबर इज स्प्लिट इन 2 नंबर्स। एक नंबर को 2 नंबर में स्प्लिट कर दिया गया और एक पार्ट है दूसरे पार्ट से 10 अधिक है। इफ़ द रेशियो ऑफ द 2 पार्ट्स इज 7:5। 2 पार्ट है क्या, एक है 7x और एक है 5x। ठीक है, एक बात बताइए, राइट द इक्वेशन। इक्वेशन बोलने बोला एज्यूमिंग द स्मॉलर पार्ट टू बी x, स्मॉलर पार्ट x है। अच्छा एक काम करिए, तो इसे x मत लीजिए,
ये स्मॉलर पार्ट को तो इसने x ही बता दिया है, ठीक है। 7a ले लीजिए, इसका 5a ले लीजिए। इसमें डिफरेंस क्या है 2a का, और यहाँ बताया 10 का है, मगर तो 2a का मान कितना हो जाएगा 10, तो 1a का मान कितना हो जाएगा 5, तो इसका मान कितना हो जाएगा 25, है ना। मगर ये 25 जो है ना, इसे इक्वेशन में बोला जा रहा है, मतलब इसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसका मान है x, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि x के जगह में 25 बैठा कर देखना है कि इसमें सेटिस्फाई कर रहा है मेरा आंसर। अगर पहले वाले में करेंगे तो यहाँ अगर 25 बैठाएं तो क्या हो जाएगा 25 + 10 35, 35 का स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये 25 नहीं आएगा। दूसरा में देखिए 7 × 25 कितना होता है 175, तो क्या 175 आ रहा है यहाँ पे बैठा के। 25 × 10 कितना होता है आपका 250, नहीं आ रहा है। 5 × 25 कितना होता है 125, यहाँ 25 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 35, 7 × 35 क्या होता है 210, ये तो पार हो जा रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ बैठाएंगे तो कितना 7 × 25 175, और यहाँ बैठाएंगे 25 + 30 तो 5 × 35 हो रहा है, तो हो रहा है 5 × 35 भी तो 175 ही आता है। तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ये सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन के थ्रू जाना। बहुत टाइम नहीं, एकदम भी नहीं लगेगा, एकदम कम टाइम लगेगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बताया, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा 1 11 11 8। अच्छा, मोड ऑफ द डेटा निकालना है जिसमें एक सरवाई दिया हुआ है और मोड नहीं बताया है। अच्छा ठीक है, हमें इक्वेशन बता दिया है। क्या इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है जो कि क्या होता है 3x + 7y = 42। इक्वेशन दूसरा क्या हो जाएगा 7x + 3y = 58, ठीक है। तो हमें x और y फाइंड करना है। जब भी इक्वेशन 2 दिया रहा है, वेरिएबल 2 है, तो इक्वेशन सॉल्व करके आराम से निकाल सकते हैं। पहले अगर हम इसे प्लस कर दें, प्लस कर देने से क्या हो जाएगा, ये 10x + 10y = 100। अब कॉमन कर लो 10 को, तो ये क्या हो जाएगा 100 बटे में, ये 10 यहाँ से आया तो 10 10 गया, तो x + y क्या हो जाएगा 10, ठीक। अब आप क्या करो, अब आप इस इक्वेशन को इससे माइनस कर दो। अगर आप इसे माइनस कर दोगे तो ये क्या बच जाएगा, अगर आप माइनस करते हो तो, अगर आप माइनस मारोगे तो इससे क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 4x माइनस का 4y बटे में कितना बच रहा है, ये 4x - 4y बटे में 16, 16। तो अगर 4 इसमें से कॉमन ले लो तो क्या कट जाएगा 4, तो x - y क्या आ रहा है मेरा यहाँ से 4, तो x + y आपका 10 आया और x - y आपका 4 आया। जब भी एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं, x को सॉल्व करने के लिए हमें प्लस वाला, मतलब 10 + 4 14 बटे में 2, तो x का मान क्या आ गया आपका 7, और y का मान क्या आ गया आपका 10 - 4 बटे में 2, तो ये क्या आ गया मेरा 3। तो x का मान 7 और y का मान 3। अगर हम इसे यहाँ बैठाएं, x का मान 1 और 7 का मान 3, तो क्या हो जाएगा मेरा 8 मुझे दिख रहा है, 1 8 2 8 3 8, 3 तो 8 है, और जब मैं बैठाया 3 तो 7 है, और x y में से एक, तो एक का मान तो 7 आ गया, x का मान तो आ गया 7, तो मेरा मोड क्या हो गया तब 7 ना हो गया, जो ज़्यादा बार आए, ज़्यादा बार रिपीट हो, जो ज़्यादा बार रिपीट हो, जो वही ना होता है मेरा मोड। तो ये हो गया मेरा मोड। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में बता रहा है क्वाड्रिलेटरल है, द बाइसेक्टर्स ऑफ आर एंड एस। अच्छा देखिए क्वेश्चन देखिए, अगर आप समझ लीजिए ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए इसका बाइसेक्टर आ रहा है और यहाँ से एक बाइसेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो बाइसेक्टर पॉइंट यहाँ मीट कर रहा है, ये एक बाइसेक्टर है, ये भी एक बाइसेक्टर है। द बाइसेक्टर्स ऑफ आर एंड एस, तो मैं बोल सकता हूँ कि आर और एस का एंगल बाइसेक्टर है, मीट एट पॉइंट टी। तो ये पार्ट क्या हो जा रहा है टी, तो पूछ रहा है कि फाइंड एस टी आर, तो ये क्या हो गया, तब इसे मान लो आप पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल हुआ और बता रहा है मुझे कि जो ये एस टी आर है, ये मतलब जो एस टी आर है ये कितना है, ये 24 डिग्री है। अब आप बताओ अगर ये 24 डिग्री है तो ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, अगर ये समझ लीजिए θ1 है, ये θ2 है, तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला तो हमारा क्या होता है, हमारा होता है θ1 + θ2 बटे में 2 = में एंगल बाइसेक्टर का जो हमारा ये मान आता है, मतलब यहाँ पे जो आया 24, तो θ1 और θ2, तो ये तो बता दिया ना, P का मान कितना है 3 और Q का मान कितना है
5, तो P का मान बता दिया हमें कितना 3x, Q का मान बता दिया हमें क्या 5x। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 3x बटे में 2 इज इक्वल टू 24। तो ये क्या आ जाएगा 8x बटे में 2 इज इक्वल टू 24। तो काट दे 8 से 24। तो x बराबर कितना होता है 6। अगर x बराबर 6 आ रहा है तो पूछ रहा है मेरे से व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन q एंड p। q एंड p के बीच में क्या डिफरेंस है 2x का डिफरेंस है ना। तो x का मान अगर 6 है इसका मान कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 एंड डेट इज़ व्हाट 12। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है आपके ग्रुप डी में। ये क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि 5360 आपका मार्क प्राइस है। तो इसका तो कोई काम ही नहीं है क्योंकि ये उस वाला क्वेश्चन है कि मार्क प्राइस का सक्सेसिव अगर लगाएंगे डिस्काउंट परसेंटेज के साथ तो ये हमें देगा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो आइए लगाते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ इट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट। मार्कअप परसेंटेज क्या होता है रेशियो CP से MP का रेशियो होता है और MP पे ही हमें मिलती है छूट। तो 8% का छूट मतलब क्या हो गया आपका 25 से 23 23 लिखूंगा मैं 32 क्यों लिख रहा हूँ। और आपका 8% का डिस्काउंट क्या होता है 25 से 23 क्योंकि ये कितना होता है 2/25 होता है। ठीक है, आ जाएगा। तो ये आया आपका डिस्काउंट परसेंटेज और नीचे क्या लिखना है आपको प्रॉफिट परसेंटेज जो कि होता है 100 से 134 बता दिया यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये CP से SP काटोगे तो इसको क्या हो जाएगा 25 इंटू 4 और अगर इसको 4 से और काट दे 2 से काटेंगे तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से 67। तो 23 यहाँ पे अगर इंटू होगा तो आप बताओ CP और MP का रेशियो यहाँ से क्या आ जाएगा 46:2 में 67 जो कि क्या होता है यहाँ कुछ बताया नहीं, हमें परसेंटेज तो नहीं मांगा है ना। हमें क्या मांगा है यहाँ पे बता दिया है कि मार्क्स द प्राइस। तो मार्क का मान बता दिया मुझे मतलब 5360 का मान कितना है 67। तो हमें पूछ रहा है क्या 46 का मान क्या होगा CP पूछ रहा है यहाँ पे। तो काम तो है यार, यहाँ पे मैंने बेकार का ही काट दिया, परसेंटेज मांगता तो काम नहीं होता। तो यहाँ से अगर काटेंगे तो क्या आ जाएगा 8 7 से 56 8 6 से 48। ये किससे कट रहा है ये 80 से कट रहा है। तो 80 इंटू 46 कितना होता है तुम्हारा 3680। ये हो गया हमारा आंसर। ये हम सक्सेसिव जो लगाते हैं उससे ये आंसर आता है मार्कअप परसेंटेज का डिस्काउंट परसेंटेज के साथ, तो प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। आइए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अच्छा देखिए, ये एक्स एंड वाई एंगल का बता दिया है, वाई एंड जेड एंगल का बता दिया है, बट और जेड एंगल और एक्स एंड वाई का रेशियो मांग रहा है। तो हमें तो एक्स वाई जेड सबका मान चाहिए। इसमें सबसे बेस्ट होता है सबको आप एक ही वेरिएबल में लेके चले जाओ। आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ। सबसे पहला चीज़ क्या होता है हमारा, देखिए एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड बराबर हमें पता है ट्रायंगल का मान क्या होता है 180 डिग्री होता है। अगर मैं एंगल एक्स माइनस एंगल वाई बराबर क्या है 40, तो मैं एक्स को लिख सकता हूँ क्या कि ये हो जाएगा 40 प्लस एंगल वाई। वैसे ही सेम अगर इस इक्वेशन में को देखें तो मैं लिख सकता हूँ क्या एंगल वाई माइनस एंगल जेड इज इक्वल टू 25। तो एंगल जेड को क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसा कि ये हो गया एंगल वाई माइनस का 25 लिख सकता हूँ ना मैं ऐसा। और एंगल वाई तो खुद एंगल वाई है ही। तो जब हम इसे यहाँ ऐसे लिखेंगे, जब हम इसे लिखेंगे कि एक्स की जगह में हम क्या लिखेंगे 40 प्लस एंगल वाई, वाई के जगह में तो हम एंगल वाई ही लिखेंगे, जेड के जगह में बस क्या लिख देंगे एंगल वाई माइनस का 25। तो ये बराबर में क्या आ जाएगा 180 डिग्री, यही ना बोला गया है यहाँ पे। तो 3 एंगल वाई तो है ही, तो 3 एंगल वाई 40 माइनस 25 क्या होता है आपका 15 प्लस का 15 इज इक्वल टू में 180। तो ये वहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा एंगल वाई का मान क्या आ जाएगा 165 बटे में 3 जो कि क्या आता है मेरा 3 3 15 33। ठीक है, तो एंगल वाई का मान मेरा क्या आ गया, एंगल वाई का मान पर से 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पंजे 15 1 3 पंजे 15 55 डिग्री। तो एंगल वाई का मान कितना आ गया 55। तो एंगल वाई का अगर 55 आ रहा है तो आप यहाँ से ये 55 का मान अगर एंगल वाई पुट करोगे तो एक्स का मान क्या आ जाएगा 40 प्लस 55 जो कि क्या हो रहा है मेरा 95। और यहाँ पे अगर एंगल जेड में पुट करोगे तो 55 माइनस 25 जो कि क्या होता है आपका 30। 55 माइनस 25 जो कि क्या होता है आपका 30। ठीक है, तो जेड के जगह में मांग रहा है तो एंगल जेड क्या होता है, एंगल जेड का मान क्या आ रहा है मेरा, एंगल जेड का मान आ रहा है 30।
और यहाँ मांग रहा है मेरे से एंगल x माइनस एंगल y। एंगल x कितना है 95 और एंगल y कितना है 55। तो इसको आप बोल सकते हो 95 माइनस 55 क्या हो जा रहा है आपका 40। इसका रेशियो क्या हो जाएगा 3:4। ये हमारा आंसर है 3:4। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन देखिए बता रहा है कि अ टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले तो आप एक बना लो कोन। कोन बस समझने के लिए बना रहा हूँ, आपको डायग्राम ऐसे बनाना नहीं है। ये क्या बन गया, ये हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन है, ठीक है। ड्राइंग कैसा भी लगे आपको यही झेलना है। तो आपको बस यहाँ ये बता रहा है, इफ आपको समझ लीजिए एक टॉय है, ठीक है। बस मैं डायग्राम बना के दिखा, डायग्राम का खास कोई काम है नहीं। यहाँ बता रहा है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पार्ट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वो बराबर है किसके, हेमिस्फेरिकल पार्ट के वॉल्यूम का। तो हेमिस्फेयर का क्या होता है आपका फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। और रेडियस दोनों का सेम है तो काट सकते हैं हम, आर लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर कटा, यहाँ से ये एक आर बच गया, यहाँ पाई से पाई कटा, 3 से 3 कटा। तो एच का मान क्या आ गया आपका 2r, और यहाँ आर का मान मुझे साफ साफ दिया हुआ है 7 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हाइट का मान 2 × 7 जो कि हो जाता है क्या 14। तो 14 तो मेरा इसका हाइट है ना, 14 तो मेरा इसका हाइट है। पर टोटल हाइट पूछा किसका, यहाँ पूछा टोटल हाइट ऑफ द टॉय पूछा। तो टॉय का हाइट यहाँ से यहाँ थोड़ी होगा, टॉय का हाइट तो पूरे यहाँ से यहाँ होगा ना। ये वाला हाइट भी तो जोड़ना है। तो ये वाला हाइट क्या हो जाएगा, ये अगर 7 है इसका रेडियस तो ये भी 7 हो जाएगा, और ये तो 14 आया ही है। तो टोटल हाइट मेरा बढ़ रहा है तब 14 + 7 21, ठीक है। आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बता रहा था। एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर। 7 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर अगर आप लिखोगे तो क्या लिख सकते हो अपने आप से, ऑड नंबर का 7 कंजिक्यूटिव अगर ऑड नंबर हो तो आप उसका बीच वाला टर्म जो वही एवरेज होता है। तो बीच वाला टर्म कौन सा है आपका बताइए। अगर 7 नंबर है तो 7 + 1 क्या हो जा रहा है आपका 8/2। तो क्या है 2 4 8। तो क्या फोर्थ वाला जो टर्म है ना वही आपका यही वाला टर्म क्या है आपका यही एवरेज है। फोर्थ वाला टर्म कैसे लिखोगे आप, अगर आप सबसे पहला कंजिक्यूटिव ऑड नंबर लिखो तो पहला हो जाएगा 1, अगला हो जाएगा 3, दूसरा हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा 7, और ये 7 वही मेरा एवरेज है क्योंकि फोर्थ वाला। मगर इसके हिसाब से एवरेज क्या है 51 है। तो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है आपका 44 ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर एवरेज में सब में बराबर का प्लस कर दोगे एवरेज में उतना का ही वृद्धि होगा। मतलब जो सबसे छोटा नंबर मांगा है अगर उसमें भी आप 44 प्लस कर दोगे तो ये सबसे स्मॉलेस्ट आपका ऑड नंबर निकल के आ जाएगा जो कि है 45। आज हम यहीं तक रखते हैं क्वेश्चंस को। आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको क्वेश्चंस और आपका एग्ज़ाम कैसा जा रहा है। आप आगे क्वेश्चंस भी ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू।